हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो आपके फिर से क्लास 12th का प्रीवियस ईयर पेपर ही है। अच्छा, ये वाला जो हम पेपर डिस्कस करेंगे एक्चुअली में आपके यूपी बोर्ड का पेपर है। ये है यूपी बोर्ड का। ठीक है, अब तक हमने सीबीएसई के किए हैं 2 साल के, बट कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि यूपी बोर्ड का भी करा दो। तो यूपी बोर्ड का है जो 2024 के अंदर हुआ था आपका बोर्ड का पेपर केमिस्ट्री का। ठीक है, 2023 से 24 सेशन बोल दो, जो 2024 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब इसको सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, वो भी देख सकते हैं, बिकॉज सिलेबस आप लोगों का सेम ही है, तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैंने जो एनालाइज किया है वो ये किया है, बस थोड़ा सा ना पैटर्न अलग है, बाकी क्वेश्चंस को पूछने का तरीका भी वही है। जैसे वहां पे आपसे केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू ज्यादा नंबर में पूछे जाते हैं सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में थोड़ा सा कम है, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है ना, एमसीक्यू कम पूछे जा रहे हैं। बट जो वे है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, मतलब क्वेश्चन को आस्क करने का वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन जो है वो सेम है। ठीक है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका सेम है। बाकी क्वेश्चंस मैं बोलूंगी कि मैं अगर मुझे कोई बोले तो मुझे तो बिल्कुल सेम लग रहा है, ऐसा यूपी बोर्ड का है, ऐसा ही आपका सीबीएसई का है। ठीक है, तो आप बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सीबीएसई की, यूपी बोर्ड का भी देखो, ऐसे यूपी वाले सीबीएसई का भी देखो, क्योंकि आप लोगों को चाहिए इस टाइम कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जबकि सिलेबस तो आप लोगों का सेम ही है। ठीक है, तो चलो करते हैं अभी स्टार्ट। अच्छा, आप कर दो यहाँ से। अच्छा, ये मैंने ना इंग्लिश वर्जन लिया है, ठीक है, हिंदी वर्जन मैंने नहीं लिया, इंग्लिश वर्जन से मैं स्टार्ट करा रही हूँ। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, भाई पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद चलो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। और 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन इन ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मींस एमसीक्यू टाइप का आपका ये सवाल है। तो देखो, 5 ग्राम आपके पास है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है 5 ग्राम, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसको हमने डिसोल्व कर रखा है 450 ml सॉल्यूशन के अंदर, 450 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो मोलैरिटी निकाल दो आप सॉल्यूशन की। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि मोलैरिटी क्या होती है। तो लिखो फॉर्मूला, क्या होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सबसे पहले हमें पुट करना है ऊपर न्यूमरेटर वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है वो होता है मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, ये होता है मास बाय मोलर मास के। ठीक है, मास बाय मोलर मास के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स में देखो 5 ग्राम है NaOH, मतलब गिवन मास जो है वो कितना है 5 ग्राम। कितना है गिवन मास, गिवन मास है हमारे पास कितना 5 ग्राम। ठीक है, तो 5 ग्राम है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास आप निकाल लो, जिसको आप मोलिकुलर वेट भी बोलते हो। कितना होता है NaOH का, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मास नंबर कितना होता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया 40, 40 कितना आ गया 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाते हैं हमारे पास निकल के, मास बाय मोलर मास करके 1/8 आ जाता है। कितना आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स 1/8, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/8। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम तो आपको दे रखा है सॉल्यूशन का, लेकिन वो मिलीलीटर्स में दे रखा है, ml में दे रखा है। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज पता होगी कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्या मैं ऐसे लिख दूं 1000 ml में कितना हो गया 1 लीटर। तो अगर मेरे को 1 ml की वैल्यू निकालनी है, किसकी 1 ml की, ठीक है, तो 1 ml किसके बराबर हो जाएगा, इधर ले जाओ ये सारा, 1 लीटर बाय 1000। तो ml किसके बराबर आ गया 1 ml। अब ये 1 लीटर बाय 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, या 1 ml इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर्स, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके न्यूमरेटर वाली साइड डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, साइन चेंज कर लेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब 1 ml की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3 है, मेरे को कितने की निकालनी है 450 ml की। तो 450 इंटू 10⁻³ ml, सॉरी 3 लीटर्स, विच इज इक्वल्स टू 0.450 लीटर्स। तो कितनी वैल्यू आ गई 0.450 लीटर्स आ गई। बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या, जल्दी से बता दो इतनी बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू कितनी 0.450 लीटर्स। तो यहाँ पे रख दो 0.450 लीटर्स। ठीक है, जब आप इस पूरे को सोल्व करते हो, सोल्व करके जो वैल्यू यहाँ से आएगी निकल के,
वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.250 मोल लीटर इनवर्स। ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो लीटर इनवर्स, तो ये आ जाएगा भैया आपका आंसर थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी है ताकि हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा बस टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो देखो ये आगे बात समझे। बाकी ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों को देखो कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कैलकुलेशन भी करा दिया करूंगी, बट आप मेरे को ना बता देना फिर ये चीज कमेंट सेक्शन में कि हमसे प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है, नहीं भी हमें कैलकुलेशन आती है, 12th क्लास में हमें ही कहाँ आती थी। ठीक है, तो नहीं आती कोई नहीं, बता देना, वो फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है, दैट इज सी। ठीक, अब देखो, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो आप कोबाल्ट की इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो K3 है ये क्या है, काउंटर आयन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट या राइट में जो बाहर वाली साइड होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। ठीक है, तो इसको हमें लिखने का तरीका आना चाहिए, वे ऑफ राइटिंग इसका देखो क्या होता है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3K पॉजिटिव CO C2O4 का थ्राइस 3 नेगेटिव। ठीक है, मतलब लेफ्ट में अगर कोई काउंटर आयन है तो वो अपने ऊपर रखता है पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे छोड़ता है माइनस चार्ज। यहीं पे अगर ऐसे होता, सपोज करो CO C2O4 का थ्राइस और यहाँ पे होता Cl2 टाइप। ठीक है, तो ये अपने ऊपर लेता नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर लेके जाता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर लेके आता ये पॉजिटिव चार्ज और अपने ऊपर कितना लेता, नेगेटिव चार्ज। आ रही है बात समझ में। तो लेफ्ट वाले जो काउंटर आयंस होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या छोड़ते हैं, नेगेटिव चार्ज। राइट वाले काउंटर आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या छोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, इतनी बात समझ। अब चलो निकाल दो उसका कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो कोबाल्ट का को आप मान लो X, क्योंकि इसको आपको निकालना है, प्लस ये क्या है, ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट के ऊपर कितना होता है, माइनस का 2 चार्ज, तो लेकिन 3 है तो -2 × 3, टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में -3, तो x -6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +3। मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कितना है, 3 है। आई बात समझ में, ऐसे हमने इसको सोल्व किया। बाकी अगर आप लोगों को आईपीएससी नेम भी यहाँ से बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्या पता इस बार पूछ ले, तो कैसे लिखोगे, पोटेशियम कितने हैं, 3 है, तो ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोबाल्टेट, और बाहर कितना लिख दोगे आप, 3 रोमन नंबर्स के अंदर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आई इतनी बात समझ। तो आपसे ऐसे भी आईपीएससी नेमिंग में भी सवाल को पूछ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट बता दो जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट फाउंड, मतलब जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, लगभग फिक्स होता है, वो अपना चेंज नहीं करता। तो इसमें आप देखो स्कैंडियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है। तो स्कैंडियम ही ऐसा है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता। अब कैसे नहीं करता देखो, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है, तो 3d1 4s2। अब डी में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एस में कितने हैं, 2, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, ये 3 ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, मीन्स स्कैंडियम कितना ही दिखाता है, +3 ही दिखाता है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। ठीक है, अब उसके बाद वो कंपाउंड बताओ जिसकी मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये अमीन्स में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, और नहीं पढ़ा तो जाके देख लो, क्योंकि डिटेल में ये आपको चीज समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री अमीन। ठीक है, फिर कभी 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अब ये 2 फॉलो करते हैं। इसमें आपके पास कुछ स्टेरिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। ठीक है, जो आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हो, अमीन्स वाले चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में इस चीज को पढ़ना तो पढ़ लेना जाके। ठीक है, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री 3 या 2 3 1, उसके बाद इधर आता है अमोनिया, फिर आपका आता है बेंजीन के ऊपर जब हम क्या लगाते हैं, NH2 ग्रुप, मीन्स बेंजीन अमीन्स आ जाते हैं, वो बोलो एराइल अमीन्स जो होते हैं। ठीक है, फिर वो आते हैं बाद में, तो पहले एल्काइल अमीन्स, फिर अमोनिया, फिर एराइल अमीन्स। ठीक है, ये होता है बेसिसिटी का ऑर्डर। अच्छा एक चीज हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब 2 डिग्री तो होएगा ही हमेशा, जल्दी बेसिक इन नेचर। ठीक है, जल्दी लूज कर देगा अपना लोन पेयर। तो देखो यहाँ पे डोनेट करेगा, ये वाला 2 डिग्री अमीन है, ये वाला कितना है, 3 डिग्री अमीन है, ये वाला है 1 डिग्री अमीन, और ये तो क्या है, 4th वाला तो आपका अमोनिया ही है, ये वाला है ना, तो ये 4th वाला तो क्या है, अमोनिया ही है। तो अमोनिया तो बाद में ही होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। अब जब CH3 होता है तो रूल के अकॉर्डिंग ही होता है कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, मीन्स ये वाला फॉलो करता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर आपसे पूछ ले, सपोज करो इसको ऑर्डर में लगा दो,
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा किसको होएगा, फर्स्ट वाले का, लिख दो, फर्स्ट है सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन सा होएगा, फिर सेकंड वाला, उसके बाद फिर थर्ड वाला, उसके बाद फिर फोर्थ वाला, जिन्होंने खुद से सीरीज में लगा रखा है ना। तो अगर ऐसे पूछ सकते हैं आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर आप लोग ऐसे बता दोगे। आई भाई आप लोगों को इतनी बात समझ, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि डाइसैकेराइड नहीं है, ठीक है, जो कि डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाई होते हैं, पोली होते हैं, ठीक। तो डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जब आप उनका हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो आपको 2 यूनिट्स दे देते हैं, जैसे सुक्रोज देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ऐसे लैक्टोज माल्टोज। अब देखो ये सवाल आप लोगों से सीबीएसई में पूछ रखा है और यूपी बोर्ड में पूछ लिया है ना। तो कौन सा यहाँ पे डाइसैकेराइड नहीं है, सेलुलोज नहीं है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड होता है, तो सेलुलोज क्या जाएगा इसका आंसर, बाकी तीनों तो क्या है, डाइसैकेराइड्स है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड बाय टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट से आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं टोलेंस को भी और फेलिंग सोल्यूशन को भी, ठीक है। तो एल्कोहल तो नहीं करेगा, कीटोन नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक नहीं, तो क्या बचा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड्स ही वो होते हैं जो टोलेंस को क्या कर देते हैं, टोलेंस रिएजेंट को, जो कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसको क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स ऐसे होते हैं जो टोलेंस और फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आइए आप लोगों को इतनी बात समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो फर्स्ट तो हुआ खत्म। अब फर्स्ट में आप देखो आपको कितने एमसीक्यू दे रखे हैं, सिर्फ 6 दे रखे हैं, ठीक है। वहीं पे सीबीएसई वाले पेपर में 18 दे देते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज वहां पे ज्यादा होते हैं। अब देखो आपके पास है 30 ग्राम इथालाइन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6O2, इसको आपने मिक्स कर दिया 450 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो कह रहे हैं कि एक तो आप निकाल दो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, डिप्रेशन निकाल दो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन का, मींस डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकाल दो। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दो सोल्यूशन का, मींस टीएफ निकाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो आपके पास होता है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू मुझे फिलहाल निकालनी है, आई आपको होता है वेंटो फैक्टर। अब ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इस केस में आई की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है कि यहाँ पे ना आपको के एफ नहीं दे रखा है, ठीक है, जो आपका मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, और कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो, है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो पता नहीं ये मिसप्रिंटिंग है क्या है, बट वैसे एग्जाम्स में दे के रखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.86 होती है इस सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। बाद में ये m क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई की वैल्यू तो कितनी है, कितनी है आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, के एफ की वैल्यू नहीं दे रखी, मैं कह रही हूँ देते हैं, शायद मिसप्रिंटिंग, पता नहीं क्या कारण है कि नहीं दे रखी है। तो 1.86 होती है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकाल लो, मोलैलिटी निकाल लो इस अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या होती है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोलैलिटी निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करके ना स्पेस बना लेती हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है ना इन पेपर से रिलेटेड, प्लीज मेरे से पूछ लेना, अपने मन में कोई भी डाउट मत रखना और परेशान मत होना सोच के कि कैसे हो गया, क्या हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कोई शर्माना नहीं होता, आप लोगों को समझ नहीं आता, भाई सबको होती है दिक्कत, ठीक है। किसी किसी को हेल्प मिल जाती है, किसी की गाइड मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता, बिल्कुल मेरे से पूछ लो, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के, कमेंट बॉक्स में बता दो कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। क्या फर्क पड़ेगा, और किसी को क्या पता, और चलो पता भी है तो आपको किसी से क्या फर्क पड़ता है, आपको अपने नंबर लेके आने हैं एट द एंड, ठीक है। और पढ़ोगे तभी तो डाउट आएंगे, जब पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से आएंगे। तो इसलिए आप लोग के अंदर अगर झिझक होती है ना पूछने में, तो मत किया करो, नहीं समझ आता तो पूछ लिया करो, ठीक है। आप मेरे से छोटा सा भी डाउट पूछोगे ना, आपको उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि जैसे आप लोग हो ऐसी ही मैं थी 12th क्लास में, सभी ऐसे होते हैं, ठीक। तो चलो अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी है। आई तो हो गई यहाँ पे 1, के एफ 1.86 होती है, ठीक है। एम क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में साइड में निकाल देती हूँ, देखो मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो यहाँ पे सोल्यूट के। मास कितना है, फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, और मोलर मास जो होता है C2H6O2 का, वो आपको निकाल लेना है।
कार्बन का, एक कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो 2 है, तो 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन का 6 प्लस एक ऑक्सीजन को होता है 16, 16 दूनी कितना हो गया 32, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 62, दैट इज 62 ग्राम। तो मास बाय मोलर मास 30/62 ग्राम, ठीक है, 32 ये 62 ग्राम, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास, ठीक है। इसको आप चलो बाद में कर लेंगे कैंसिल वैंसिल, तो ठीक है। तो मोलैलिटी में तो ये तो क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास आपको दे रखा है किसमें, ग्राम्स में, तो 450 डिवाइड कर दो इसको 1000 से, क्योंकि हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में। तो बाहर वालों की बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वालों की अंदर, तो 30 इंटू 1000, 62 इंटू 450। अब काटी पीटी कर दो जितनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो मोलैलिटी की वैल्यू आती है ना फाइंड आउट करके, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी ना निकल के, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है मेरी 1.07, कितनी आ रही है 1.07 आ रही है, ठीक है। तो 1.07, अब ये कैलकुलेशंस मैंने पहले से ही कर रखी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ, ठीक है भाई। ये आ गया, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई ये। अब जब मैंने इसको सोल्व किया 1.86 इंटू 1.07 को, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1.99, अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 2। तो यहाँ से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया सोल्यूशन का, वो कितना आया, 2 आया। अब आपसे बोला है कि आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दो सोल्यूशन का, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस का टी एफ। ये प्योर का होता है और ये किसका होता है, हमारे सोल्यूशन का होता है, ठीक है। बट मुझे तो सोल्यूशन का निकालना है, तो टी एफ इधर जाएगा प्लस में, इसके बराबर हो जाएगा टी नोट ऑफ एफ माइनस का डेल्टा टी एफ। अब टी नोट एफ प्योर का कितना होता है 273.15 केल्विन के आसपास, और माइनस डेल्टा टी एफ की वैल्यू अभी मैंने निकाली कितनी आई, 2 आई, ठीक है, केल्विन। तो कितना आ गया यहाँ से आंसर निकल के 271.15 केल्विन। तो ये क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो कितना आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, देखो यहाँ से सॉल्यूशन का 271.515 केल्विन, ठीक है, साफ लिख दो भाई, ठीक है। तो करके देख लिया करो आप लोग, क्रॉस चेक सॉल्यूशन को। वैसे तो मैं खुद से करके रखती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आया सोल्यूशन का वो आया 271.5 केल्विन, और इसका कितनी वैल्यू आई 2 आई 1.99, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट कितना लिख दिया 2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हुआ है हमारा यहाँ पे खत्म। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का, ये ए पार्ट था। अब आते हैं 2 के बी पार्ट पे, जिसमें डिफाइन करना है हमें मोल फ्रैक्शन क्या होता है और मोलैलिटी क्या। मोलैलिटी तो बार बार आ ही रहा है, ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के अंदर, क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन सोल्यूशन। तो चलो मैं लिख देती हूँ मोलैलिटी की डेफिनेशन, सुंदर सुंदर है ना, सॉरी मोल फ्रैक्शन की। एक तो ना भैया गड़बड़ बहुत होती है बीच बीच में। चलो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, लिखो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सॉल्यूशन। तो ये तो होती है डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। अब मैं समझा देती हूँ आपको कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। देखो सपोज करो कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। एक सोल्यूशन है आप लोगों के पास जिसके अंदर कितने हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और सपोज कर लो कि आपके पास एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी। एक सोल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है। मैं आपसे बोलूं कि आप मोल फ्रैक्शन निकाल दो ए के, तो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो जब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है ए के, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, क्या होते हैं, टोटल मोल्स। अब टोटल, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लेंगे, लेकिन टोटल में क्या हो गया, जितने कंपोनेंट है सोल्यूशन के अंदर। अब सोल्यूशन के अंदर मैंने 2 कंपोनेंट लिए, एक ए एक बी,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ए के कैसे निकले, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है, उसके मोल्स रख दो ऊपर और डिवाइड में टोटल मोल्स रख दो। ऐसे ही अगर आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन निकाल दो बी, तो नंबर ऑफ मोल्स बी के ऊपर रख दो और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास, मतलब मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ बी। अब मास क्या होता है, मास वो होता है जो हमें सवाल में दे के रखते हैं, जैसे 2 ग्राम 3 ग्राम, पीछे दे रखा था देखो 30 ग्राम मिथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये तो मास है। और जो मैंने एटॉमिक मास की हेल्प से निकाला, मतलब मैंने जो एटॉमिक नंबर को डबल करके निकाला है ना, जो मैंने लिखा एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, वो होता है हमारा मोलर मास। आई थी बात समझ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट के सोल्यूशन के अंदर, जिसको हम डिवाइड करते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से इन द गिवन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन किसकी, मोल फ्रैक्शन की। उसके बाद आ जाते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी वैसे तुमने कई बार पढ़ लिया, पर फिर भी देखो क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम्स, बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम्स, ये हमारे क्या होते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने डिफाइन किया वो क्या था, मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ये जो था सेकंड वाला, इसका बी पार्ट भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डीएफ ब्लॉक का सवाल है, और डिस्कस कर दो आप इफेक्ट किसके, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो इसके आप क्या बता दो, इफेक्ट्स भी बता दो और बता दो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये स्टेडी डिक्रीज होता है एटॉमिक और आयनिक साइज के अंदर लेंथेनॉइड्स में, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। मींस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेंथेनॉइड्स का, तो एक रेगुलर एक स्टेडी एक हल्का सा डिक्रीज आता है इनके एटॉमिक या फिर आयनिक साइज के अंदर, इसी को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण जो एटॉमिक या फिर आयनिक साइज के अंदर लेंथेनॉइड्स के डिक्रीज आता है, उसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लिखो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इट इज द स्टेडी डिक्रीज, ये क्या होता है, स्टेडी डिक्रीज होता है किसके अंदर, इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ lengthenides as their atomic number increases, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद आप लोगों को बताने हैं कि डिस्कस कर दो क्या फिर इफेक्ट भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के। तो अगर हमें इफेक्ट भी बतानी है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, तो क्या कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। एक तो इफेक्ट होता है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर, किसके ऊपर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के। दूसरा इफेक्ट हमें इनके सेपरेशन के अंदर दिखाई देता है। अब जो फर्स्ट इफेक्ट है वो किसके अंदर है, वो है ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स, मतलब जो लेंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, ऑन दी बेसिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है, ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है लेंथेनाइड्स का, ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है लेंथेनाइड्स का, ऐसे ही कैसे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा लेंथेनाइड्स का, जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा हाइड्रोक्साइड्स का, जिसके चलते इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट है वो है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पे, किसकी, हाइड्रोक्साइड्स की, जिसको आप क्या लिखोगे कि एज द साइज ऑफ लेंथेनाइड्स इंक्रीजेस। अब देखो जैसे लेंथेनाइड्स का जो साइज है वो बढ़ता है जब हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है इनका, जो क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो घटता है, वो डिक्रीज होता है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है किसका, लेंथेनाइड्स के, हाइड्रोक्साइड्स का। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब लेंथेनम का ये हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, मोस्ट बेसिक है, क्या है ये, मोस्ट बेसिक है, ठीक है। तो ये था इसका पहला इफेक्ट किसका, लेंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन का। आई इतनी बात समझ में। फिर दूसरा जो इफेक्ट है वो है कि डिफिकल्टी होती है किसके सेपरेशन में, लेंथेनाइड्स के कारण ही है, क्योंकि जो चेंज होता है आयनिक रेडियाई में वो बहुत ही स्मॉल होता है। उस स्मॉल चेंज के कारण ना इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है, इसलिए इनको सेपरेट करना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल। तो दूसरा आप क्या लिख सकते हो, दूसरा आप लोग लिख सकते हो कि डिफिकल्टी होती है इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, ठीक है, कि लेंथेनाइड्स के सेपरेशन में हमें क्या होती है, डिफिकल्टी, क्योंकि इनका जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो साइज होता है वो लगभग क्या होता है, सिमिलर, जिसके चलते इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सिमिलर। तो इनको सेपरेट करना हेंस हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। आई इतनी बात समझ में। तो ये थे इसके इफेक्ट्स। इफेक्ट इसके और भी हो सकते हैं कई सारे, बट 2 लिख दिए क्योंकि 2 नंबर का ही सवाल था। इसमें 1 नंबर में तो आपको डेफिनेशन ही मतलब पूछा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, और 1 नंबर में डिस्कस करना था इफेक्ट। तो आप 2 लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद देखो सेकंड, कि शो द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये एक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जिसके हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे इसके वो 2 बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक क्या बनेगा, ट्रांस। एक तो क्या बनेगा सिस, दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस। देखो कैसे बनेगा, ये है मेरे पास आयरन, 4 साइनो ग्रुप है, 2 है अमोनिया, तो ऐसे लिख दो। देखो जब ये अमोनिया ऐसे होंगे अपोजिट साइड्स पे, कैसे होंगे, अपोजिट साइड्स पे होंगे, एंटी साइड पे होंगे, तो इसको तो बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। लेकिन जब ये अमोनिया पास पास होंगे, बिल्कुल बगल में एडजेसेंट पोजीशंस पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस, ठीक है। देखो ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है सिस, ये वाली है ट्रांस, और ये क्या है, हमारी सिस है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो 2 बन रहे हैं यहाँ से, एक ट्रांस और एक सिस। जब ये अपोजिट एंटी पोजिशंस पे होते हैं तो ट्रांस, और जब ये बगल बगल में होते हैं ऐसे पड़ोसी बन के बैठे रहते हैं तो ये क्या होते हैं, सिस। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे यहाँ से 2 थे, एक क्या था, सिस था, दूसरा क्या था, ट्रांस था। आई बात समझ में। तो ये वाला था आपको क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप यहाँ पे हो जाता है खत्म, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो बताओ इतनी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई है क्या। अभी देखो वैसे सवाल तो वैसे काफी सारे हैं। अभी हमारे पास 3rd भी है, 4th भी है ना, और फिर एक और है इसका दूसरा पार्ट। तो आज वाले में तो हम इतने ही करते हैं, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। बाकी मैंने सोचा यही था कि मैं पूरा का पूरा करा दूंगी इस वाले पार्ट के अंदर, पर कोई नहीं, चलो आप लोग तब तक मैं यहाँ तक पढ़ लो कल तक, ठीक है। फिर कल को जो इसका पार्ट आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा का पूरा जो बचा हुआ पेपर है ना उसको अब दूसरे पार्ट में खत्म करा दूं। वैसे पड़ेगा तो थोड़ा लेंदी, पर चलो 2 मिनट तो 3 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी। तो आज हमने 2 सवाल करे यहाँ पे, ठीक है। एक तो हमने ये वाला करा, एमसीक्यू वाला पार्ट करा, दूसरा हमने यहाँ पे क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट डिस्कस करे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये तो भी सारा का सारा रह जाता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, देखो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे, नहीं सॉल्व हो रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। क्या पता मैं आप लोगों की किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाऊं या आपको कोई ऐसी सलाह दे पाऊं कि आप अपने